हीम और अस्सलाम वालेकुम। 4 दिसंबर पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और सबसे पहले टाइम ट्रैकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर्स डिफेक्टो मार्शल लॉ या मिलिट्री राज उसका 5वां दिन डे 5। जी हाँ, 5 दिन पूरे हो गए हैं और किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। इसको छोड़ दीजिए 1 मिनट के लिए, क्योंकि ये तो CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज एक नया ओहदा है। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अभी तो एयरफोर्स के भी कवानीन में तब्दीलियां होनी हैं, नेवी भी फड्डे पड़े हुए हैं। नोटिफिकेशन मिल भी गया तो जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है, और शरीफ ख़ानदान के भी बहुत सारे तकाजे हैं, वो सब कुछ आपके सामने बयान हो चुका, बहुत सारे लोगों की तरफ से, हमारी तरफ से भी। इसको ज़रा एक लम्हे के लिए साइड पर रख दीजिए, क्योंकि असल मसला ये है कि 27 या 28, इफेक्टिवली 28 नवंबर की रात को फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो रिटायर हो चुके। 27 को तो साहिर शमशाद साहब हुए थे, तो 28 की रात को वो रिटायर हो चुके। वजह क्या है? वजह यह है कि उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो 29 नवंबर 2022 को हुई थी, 3 साल के लिए थी। मैं नहीं कह रहा, मुल्क के जय्यद तरीन जो बहुत सारे वुखला हैं वो ये कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन चाहिए था। अब वो एक्सटेंशन नहीं दी गई, तो उनको 6-7 दिन हो गए हैं रिटायर हुए, घर बैठे हुए। अब वो वर्दी नहीं उतार रहे तो उनकी मर्जी है, लेकिन फॉर ऑल द लीगल रीजंस वो रिटायर हो चुके हैं। अब असल उनके लिए मसले की बात वो है। ऑन टॉप ऑफ दैट, ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है, ये तो पख लग गई साथ, क्योंकि इससे बातचीत ज़्यादा हो रही है। उनके लिए एक हजीमत का बायस ये सब कुछ ज़्यादा है, क्योंकि ये जहन में रखिए कि जब कोई आम सरकारी ऑफिसर रिटायर होता है तो उसकी रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन 10-15 दिन पहले ही जारी हो जाता है। वजह क्या होती है कि वो ऑफिसर चाहता है कि नौकरी के बाद तो लोग बात ही नहीं सुनते, कोई हाथ ही नहीं पकड़ाता, लेकिन चलें अभी मैं सीट पर हूं या नौकरी पे हूं तो पहले ही रिटायरमेंट के मामला जो चलवा लूं। मीन एडवांस में ये नहीं होता कि रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन पहले हो जाता है, डेट वही होती है रिटायरमेंट की, लेकिन उसकी फाइल वर्क पहले ही कंप्लीट हो जाता है और नोटिफाई हो जाता है कि फलां दिन ये बंदा रिटायर हो रहा है। ये क्यों करवाया जाता है? आम सरकारी मुलाजमीन अफसरान इसलिए करवाते हैं ताकि अपने पेंशन और दूसरे मामला को वक्त पर ख़त्म करके जब नौकरी से जाएं तो दोबारा बार बार इधर धक्के ना खाने पड़े। लेकिन जो साबे इक़्तिदार होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पर होते हैं, उनकी क्योंकि एक पूरी बादशाहत होती है, तो उनका महकमा डरता है, वो कोई 10 दिन 15 दिन पहले उनका नोटिफिकेशन नहीं करता ताकि वो बुरा ना मना जाए, क्योंकि रिटायर होना तो अच्छा नहीं लगता किसी को भी। तो बिल्कुल आखिरी दिन या उससे 1 दिन पहले जाकर उनका नोटिफिकेशन या तमाम फाइल वर्क मुकम्मल होता है। जैसे साहिर शमशाद साहब का तो खैर हफ्ता 2 हफ्ते पहले ही हो गया था, लेकिन चलें पब्लिक बातें लास्ट 3-4 दिन के अंदर हुई। अब फील्ड मार्शल साहब का भी हो जाना चाहिए था आखिरी 1-2-3 दिन में, वो नहीं हुआ। 6 दिन गुजरने के बाद भी नहीं हुआ, और वो बज़िद है कि मैं ही अभी तक आर्मी चीफ हूँ और मैं ही अभी तक चेयरमैन, जो मैंने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है वो भी मैंने ही बनना है। अब एक तो सूरत हाल ये है, ये आपके सामने इसकी तफसील आ गई, लेकिन असल सूरत हाल दूसरी है जो बहुत ही दिगरगू है। एक तो हमने आपको थोड़ी सी सिचुएशन बतानी है कि एक नज़म है जो वायरल हो गई है, चैचा वर्दी लौंदा क्यों नहीं। हम उसका लिंक कोशिश करेंगे कि आज के व्लॉग के इस जो कमेंट सेक्शन है उसमें पिन कर दें, ज़रूर देखिएगा। लेकिन इसमें सबसे जो आपके लिए सनसनीखेज़ बात होगी कि ये लग तो आपको ऐसे ही रहा है सुन के कि ये चौधरी साहब के खिलाफ है, फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ है, लेकिन आपके लिए हैरानी होगी कि इस नज़म को प्रमोट करने वाले फील्ड मार्शल के अपने राइट हैंड हैं। आप कहेंगे हैं वो उन्हीं के खिलाफ काम करके, ये आपको आगे चलकर बताते हैं कि राइट हैंड हैं या लेफ्ट हैंड हैं, उन्होंने असल में कारनामा क्या कर दिखाया है। ये नज़म जो है इसकी पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। अब सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि इज़्तिराब बढ़ रहा है इस सारी बात से कि उन्हें नोटिफिकेशन और सब कुछ नहीं मिला। उस इज़्तिराब के बढ़ने की वजह से कल तो उन्होंने बिल्कुल ही अखीर कर दी, दबाव में, जहनी दबाव में, इज़्तिराब में, वो शायद गुस्से में आपे से बाहर हो गए और उन्होंने अपना नुमाइंदा एक पाकिस्तान टेलीविज़न पर भेज दिया। टेलीविज़न में PTV नहीं, तमाम दूसरे मीडिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के जो टेलीविजन हैं उन पर भेज दिया। और उन्होंने फिर नंगी गालियाँ ही दी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कपड़े उतार के नाचना, वो काम उन्होंने किया, वो जो नुमाइंदा साहब थे। और उन्होंने ना अपने पल्ले कुछ छोड़ा, ना अपने साहब के पल्ले कुछ छोड़ा, ना कौम के पल्ले कुछ छोड़ा। उन्होंने बस बताया कि जब कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो फिर बंदा कितना गुस्से में आता है और वो किसी को भी गालियाँ देता है। कई दफ़ा आप देखते होंगे लोग बाज़ारों में कपड़े उतार के सबको गालियाँ दे रहे होते हैं। तकरीबन वो सूरत हाल कल पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर देखने को मिली। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा बात कर लें किर्गिस्तान के सदर कल पाकिस्तान पहुँचे। एयरपोर्ट के ऊपर उनको रिसीव किया गया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर। सदर जरदारी और शहबाज शरीफ दोनों उड़ी उड़ी जुल्फ़ों के साथ वहाँ पर पहुँचे। अच्छा, उसमें जुल्फ़ें उड़ी उड़ी थी, लेकिन जरदारी साहब का वो जो हमेशा एक स्माइली फेस है, जो असल में हंस नहीं रहे होते, उनको अल्लाह मियाँ ने ऐसे ही है जैसे बंदा कहता नहीं हैं, तो वो जो हैं वाली उनकी कैफियत है वो ज़्यादातर उसी में रहते हैं, लेकिन लगता ऐसा ही है कि वो हंस रहे हैं। तो वो भी हैं की कैफियत में है कि हुण अगे की होएगा। उसकी वजह यह है कि हमने आपको पिछले दिनों में ये बताया था, और ये हमने नहीं बताया, हमारी स्टोरी नहीं, ये कई और लोग
मेरा ख्याल नुसरत जावेद साहब भी एक दफ़ा इस पर शायद बात कर चुके हैं, और भी बहुत सारे लोग, नजम सेठी साहब भी इसकी तरफ इशारा कर चुके हैं, और ये पिछले 6 महीने साल से बहुत सारे और लोगों ने इस पर, ये हमारी स्टोरी नहीं है, दूसरे लोगों की स्टोरी है, उन्होंने कई दफ़ा इसके ऊपर रोशनी डाली है कि 2.5 साल का मुआहदा था। 2.5 साल शहबाज शरीफ करेंगे हुकूमत, मीन नून लीग को मिलेगी वफाकी हुकूमत, और अगले 2.5 साल बिलावल जरदारी को मिलेगी। अब उनका वेला आने वाला है, और उससे पहले ये सारा जो गुलिस्तान है इसके अंदर आग तो नहीं लगाई, लेकिन पानी छोड़ दिया है इस खेत के अंदर, इस ग्राउंड के अंदर पानी छोड़ दिया गया है, ना अब खेलेंगे ना खेलने देंगे, वो सूरत हाल है। तो जरदारी साहब अपनी जगह पर हंस रहे हैं, या उनका मुंह हंसी वाला बना हुआ है कल किर्गिस्तान के सदर को रिसीव करते हुए, लेकिन जो सबसे अहम बात है वहाँ पर आपके और हमारे बहुत ही प्यारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर रिटायर्ड जो हो चुके हैं 26 नवंबर 2025 को, वो कहीं नज़र नहीं आए। अच्छा, अब आप कहेंगे एक तरफ आप उन्हें रिटायर्ड कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं वो नज़र नहीं आए। अच्छा, नज़र आने की वजह तो ये है कि जब भी कोई फॉरेन डिग्नेटरी इससे पहले पाकिस्तान आती है तो फील्ड मार्शल साहब वहाँ पर ज़रूर होते हैं। वजह क्या है? वजह उनकी ये है वहाँ पर ज़रूर होने की कि वो आते ही ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई मैं हेड ऑफ स्टेट हूँ, मेरे साथ सारे मामलात कर रहे हैं, और वो ये डिस्प्ले कर रहे हैं, आपसे नहीं कर रहे, 2 साल से कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कोई भी हेड ऑफ स्टेट आए तब भी वो वहाँ होते हैं, और कोई भी हेड ऑफ स्टेट कहीं और जाए, मीन किसी और हेड ऑफ स्टेट के साथ मुलाकात मुल्क से बाहर हो, तो वहाँ भी वो मौजूद होते हैं। आपने हाल ही में एक तस्वीर देखी थी जहाँ पर फील्ड मार्शल शायद आज़रबाईजान था, इतनी दूर बैठे थे कि हमें भी बुरा लग रहा था। नहीं, यकीन कीजिए इतनी दूर यूजुअली मिलिट्री सेक्रेटरी साहब को भी, जो ब्रिगेडियर होते हैं, उनको भी नहीं बिठाया जाता, और वो मतलब इतनी दूर बिठा के तो एक डिस्प्ले करके आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना। बहुत दूर उनकी कुर्सी थी। अब आप कह रहे होंगे मैं मुहावरतन दूर कह रहा हूँ, नहीं वाकई बहुत दूर थी, लाइक कोई 10-15 फुट दूर अकेले उनको कमरे के अंदर दरमियान में बिठाया हुआ है। और हेड ऑफ स्टेट दोनों जो हैं, मीन फॉर्म 47 के हमारे शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के जो हैं, वो दोनों इकट्ठे झंडों के सामने बैठे हैं। इनको वो तस्वीर किसी सूरत फील्ड मार्शल साहब को नहीं खिंचवानी चाहिए थी। वो पूरी ज़िंदगी इनका पीछा करेगी वो तस्वीर। लोग इनको एक्सप्लेन करते हुए हमेशा वो तस्वीर दिखा दिया करेंगे। वो कहते हैं ना कि जो तस्वीर होती है वो हज़ारों अल्फाज पर भारी होती है, तो वही काम होगा कि वो तस्वीर चीख चीख कर बताएगी। अब जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो नज़र नहीं आए। जब किर्गिस्तान के सदर आए, उनको रिसीव किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह सब कुछ हुआ, फील्ड मार्शल साहब वहाँ नज़र नहीं आए। लेकिन थोड़ी देर के बाद सबको नज़र आ गए, जब उनके नुमाइंदे ने आके मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, वो आपको सुना दूँ। एक सरदार साहब थे, ये जो अभी मैंने आपको बात सुनाई ना कि फील्ड मार्शल हर जो फॉरेन डिग्नेटरी आते थे उनके साथ साथ क्यों रहते थे, मीन वहाँ उनको क्यों रिसीव करते थे, ये बताने के लिए कि मैं हूँ असल में। एक सरदार साहब अपने साले के साथ जा रहे थे, लंदन गए हुए थे सरदार साहब अपना ज़रिया मुआश के लिए। पीछे से उनका मीन कोई मजदूरी शजूरी करने के लिए पीछे से उनका साला भी उनको मिलने आ गया। अब सरदार साहब जो हैं वो सुबह सुबह साले को बता रहे थे ये है, ये है, मीन के यहाँ से ग्रॉसरी लेते हैं, यहाँ से ये करते हैं, ज़रा अपनी फनकारियाँ बता रहे थे। आगे से उनका नेबर एक गोरा आ गया। अब सरदार साहब को तो जहन में वक्त पड़ गया, उन्होंने कहा यार ये आ गया है, तो मुझे अंग्रेज़ी पूरी थी, तो उन्होंने कहा अंग्रेज़ी गलत बोली, तो साला थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी है, हो सकता है समझ जाए कि मामला क्या है, तो अंग्रेज़ी में अभी से जोड़ लूँ। जैसे ही वो दूर से आ रहा था तो सरदार साहब ने अपने दिमाग में अंग्रेज़ी जोड़ना शुरू की, तो अचानक सरदार साहब को याद आया कि यार इधर गोरों में तो ये साथ वाले बंदे का तारफ़ भी ज़रूर करवाते हैं, वो कौन होगा, तो मुझे इसका तारफ़ भी करवाना पड़ेगा। तो वो साले को क्या कहते हैं, साला तो मैं कह नहीं सकता, तो याद आया ब्रदर इन लॉ कहते हैं। तो सरदार साहब अभी सीधे ही हुए थे इस बात में, तो उनको याद आया कि यार ब्रदर इन लॉ तो साले और बहनोई दोनों को कहते हैं, ये कहीं मुझे साला ना समझ बैठे कि साला ये नहीं है, साला मैं हूँ। सरदार साहब के लिए तो ये बड़ा मसला बन गया कि भाई मैं साला नहीं हूँ, साला ये है, तो ये मैंने कैसे बताना है। तो सरदार साहब ने जब बिल्कुल बराबर पहुँचे तो उसके साथ जाहिर है हाथ साथ मिलाया और उसको कहा कि ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ। अगला इशारा करके मैं आपको नहीं बता सकता, जूते पड़ेंगे, इसलिए मैं सिर्फ आपको यही बता सकता हूँ कि सरदार साहब को अब ये तो पता नहीं था कि कैसे बताना है कि ये साला है, मैं साला नहीं हूँ, क्योंकि अंग्रेज़ी के ब्रदर इन लॉ तो दोनों तरफ चल सकता है। तो उन्होंने उसकी तरफ इशारा करके कहा कि ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ बट आई, और उसके बाद उन्होंने एक इशारा किया कि लेकिन मैं जो हूँ वो साला नहीं हूँ, साला यही है, ब्रदर इन लॉ जो है ये साले वाला है, ये दूसरा नहीं है। और उन्होंने अपनी तरफ से एक मायूब सा इशारा करके वो बात समझाई। तो वही सूरत हाल, जब आपको पता है कि हमारे जो मिलिट्री डिक्टेटर हैं वो हर जगह पर इसलिए विराजमान होते हैं मार्शल लॉ लगाने से पहले भी, ताकि वो पूरी दुनिया को बता सकें कि ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ बट आई, और ये वो वाला ब्रदर इन लॉ है, साले वाला, मतलब कि इसके पल्ले कुछ नहीं है, सारी गेम जो है वो मेरे पल्ले ही है। अच्छा जी, खैर, तो ये सूरत हाल बनी। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि बाद में थोड़ी देर में उनके रिप्रेजेंटेटिव आ गए और उन्होंने तो फिर कड़ कड़ाके दिए सबके। ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। फैसल वाडा साहब से हमारी तो जाहिर है बहुत शनासाई है, मतलब इतनी शनासाई है कि सारा सारा दिन हमारे ऑफिस में होते थे। अब प्राइम मिनिस्टर हाउस जो होता था उसमें 3-4 लोगों के ऑफिस होते थे। बुनियादी तौर पर तो अगर आप कहें तो एक ही बंदे का ऑफिस था, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब का। अगर आप आगे उनका जो सपोर्ट उनकी टीम है उसकी बात करें तो उसमें एक तो मिलिट्री सेक्रेटरी और डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी,
वो होते थे, जाहिर है वो एक ही ऑफिस है, मिलिट्री सेक्रेटरी का ऑफिस होता है, उसके अंदर डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी होते, एडीसीज होते, तो एक वो ऑफिस हो गया। दूसरा ऑफिस होता था वहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का, और फिर उनके असिस्टेंट्स जो होते हैं ब्यूरोक्रेसी का, और तीसरा ऑफिस इस नाचीज़ का होता था प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस के इर्द। तो ये 3 तरह के वहाँ ऑफिस थे। मैं मीडिया और दूसरी चीज़ों को देखता था। जो मिलिट्री सेक्रेटरी, वो उनके रोज़ के स्केड्यूल, किसने मिलना है, कब मिलना है, इन चीज़ों की जो तरतीब बनानी है सारी, घर से कितने बजे गाड़ियों ने निकलना है, हेलीकॉप्टर पहुंचना है तो कैसे, विजिट पे जाना है तो सिक्योरिटी, वो काम उनके। और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, ये आम लोग, बहुत सारे लोगों को तो इन बातों का पता है, जो हमारे देहात में हमारी माएँ बहनें बैठी हैं, उनके लिए मैं सारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है उसका काम सारा, जो दफ्तरी मामलात हैं, प्राइम मिनिस्टर जो हुकूमत कर रहे हैं और दफ्तरी जो अहकामात हैं, वो सारे उनके ज़िम्मे होते हैं। अब वो चुलबुल पार्टी कल नेशनल टेलीविजन पर छोड़ दिए गए। अब जाहिर है उनके अंदर बारूद भर के छोड़ा गया और वो फट गए। अब उनको कई दफ़ा समझ नहीं आती कि फटना कहाँ है। ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ बट आई, वो उन्होंने जिन्होंने कहा ना कि ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ बट आई, उन्होंने छोड़ दिया इन्हें। अब इन्होंने समझ लिया कि ये असल में आई हैं लेकिन आई ये नहीं है, ये ब्रदर इन लॉ आई हैं। खैर, इनको जब छोड़ा तो इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो ज़रा सुन लीजिएगा। ऐसी की तैसी से उन्होंने काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि ज़हनी मरीज़ आंख से अंधे और कान से बहरे सुन लें। आइन और कानून के मुताबिक फैमिली की मुलाकात की इजाज़त हाल अहवाल के लिए, मतलब बहनें जाके ये पूछ सकती हैं कि आप ठीक हैं, हम ठीक हैं, बस इतनी बात है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएगी। जीती हुई अफवाज और उसके सिपा सालार के बारे में मज़ीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बल्कि बकवास करने वालों की ज़ुबान से जूते की सोल बना दी जाएगी। अच्छा जी, सोल बना मेरा ख्याल सोल नहीं बनती, ज़ुबान पतली होती है। अगर आपने कभी ये वाला काम करना भी है, आपने वाकई इतना आपने ये आपके चौधरी ने वाकई हलाकू खान बनना है, और बन सकते हैं आप, जो कुछ आपने कर रखा है पहले मुरीद के में, उससे पहले आपने वहाँ पर 26 नवंबर को ब्लू एरिया में, इस्लामाबाद में, उसके बाद कश्मीर में और बहुत सारी जगहों पर। तो सोल नहीं, उसका वो जो अंदर पतावा जिसे कहते हैं वो बन सकता है। ज़ुबान पतली होती है, लेकिन आप बज़िद हैं सोल बनाने पे, तो आप वो भी बना सकते हैं। पता नहीं आपने किस जानवर की ज़ुबान देख ली है जिससे आप सोल बना सकते हैं, इंसानों की तो ऐसी नहीं होती। तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि ये जहन की गंदगी है कि बिला जवाज़ और बिला वजह अपने मुल्क को अज़्म इस्तेहकाम और अपनी फ़ौज को बदनाम करने की जो साजिश है, इसको सख्ती से रोका जाएगा। असूलन प्यार के बदले डबल प्यार, इज़्ज़त के मुताबिक डबल इज़्ज़त, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से। अब ये तो आपने मामला ही सीधा कर दिया कि अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो उसका जवाब डबल बदमाशी से देना चाहिए। ये अब देखना कौम ने है कि बदमाशी कौम के साथ कौन कर रहा है। वैसे फैसल वाडा ने मामला आसान कर दिया कि भले गाली गलोच है, भले बेचारा कुर्बान हो गया है, मतलब अपना इमेज, अपना सारा तशख़्ख़ुस सब बर्बाद कर लिया, जो पहले भी चले, जो था छोटा मोटा या नहीं था, उसकी भी तबाही मचा दी। लेकिन आखिरकार बात उन्होंने ठीक की कि जो भी बदमाशी करेगा उसके साथ डबल बदमाशी। तो अब कौम के साथ जो शख्स बदमाशी करता है तो कभी ना कभी कौम भी ज़ाहिर है वापस करती है। आगे सुनिए जी। अब केसेस और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इश्तियाल करने वाली पार्टी इस दुराहे पर ले आई है कि वापसी अब मुश्किल है। वज़ीर आला ने इंच बराबर कोई मजीद हेरा फेरी की तो बची खुची सियासत रह गई है, वो भी जो केपी में बची खुची सियासत रह गई है वो भी गवर्नर राज से ख़त्म कर दी जाएगी। मई के दहशतगर्द जो केपी में छुपे हुए हैं, इन समेत सब अपनी खैर मनाएं। 9 मई के दहशतगर्दों की बात कर रहे हैं। नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि नोटिफिकेशन जल्द आ रहा है, अब इसको बत्ती बना के रोल, उन्होंने अंग्रेजी में कहा रोल करके हलक से निकालने की तैयारी कर लें। असल में वो कोशिश कर रहे हैं बताने की, वो कहते हैं ना एक बड़ा गलत सी बात होती है कि नीचे से ऊपर निकाल देंगे, वो बात कह रहे हैं कि हलक से, वो गुस्साना नहीं है उन्होंने, हलक से उन्होंने निकालना है। तो माशाल्लाह क्या स्क्रिप्ट लिखने वालों की सोच है। ये कौमी टीवी के ऊपर बैठ के, कौमी मतलब है तो प्राइवेट टीवी पे बातचीत, लेकिन मीन नेशनल टीवी पूरी, हर वो टेलीविजन जो नेशन वाइड जाता है उसको नेशनल टीवी कहते हैं। पाकिस्तान में अक्सर नेशनल टीवी कहें तो लोग समझते हैं सिर्फ पीटीवी को आप नेशनल टीवी कहेंगे, वो भी एक एक्सप्रेशन है, एक वे है, लेकिन जो दूसरे प्राइवेट चैनल्स भी नेशन वाइड देखे जाते हैं उनको भी आप नेशनल टीवी कह सकते हैं। अच्छा जी, खैर अब सिचुएशन ये है कि ये धमकियां को पहली दफ़ा तो लगी नहीं। याद कीजिए इससे पहले जस्टिस अतर मिल्ला वगैरह को कहा था कि आपकी पगड़ियों से फुटबॉल खेलेंगे। असल में तो वो आपको पता है ना, खूनख्वार किस्म के बादशाह पुराने खोपड़ियों से फुटबॉल खेलते थे, तो पगड़ी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। असल में तो धमकी थी कि आपकी गर्दन उतार के तो उसे फुटबॉल खेलेंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया, फिर वो काजी लानत को कहा कि इनको बचाएं किसी तरह से। काजी साहब ने खुद ही नोटिस ले लिया। जब बुलाया तो ये सुप्रीम कोर्ट में सजदे कर रहे थे, बिल्कुल लेट गए थे। तो इनकी बातों को आपने सीरियस बिल्कुल नहीं लेना, ऐसी की तैसी से लेके तमाम चीज़ें। ये तो बस मैंने आपको कहा ना कि बस 2 ढक्कन पानी पी लिया और उसके बाद जो दिल करता है इनसे हमारे दोस्त से कहलवा दें। लेकिन अफसोस मुझे ये हुआ कि कुछ चीज़ें नो गो एरिया रखते हैं अपने लिए कोई
फेस सेविंग रखते हैं, इसी मतलब चलें जी, आप बिल्कुल भी पीटीआई को फना फिला कर दें, आप कहेंगे हमें मार्स पे फेंक दें, तबाही कर दें, हमारा नाम लेवा भी कोई ना हो। आपने खुद भी तो बूढ़े होना है इस मुल्क में, आपने कभी इंट्रोस्पेक्शन खुद भी तो करेंगे कुछ 70 साल की उम्र में कि यार फलां शख्स के साथ वक्त गुजरा था, उसके बाद उसकी फैमिली, उसकी बहनों, उसके घर की खवातीन के बारे में मैंने ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की, तो इससे मेरी अपनी ज़ात क्या डिपिक्ट करती है। और जब वो शख्स इतने बड़े मुसीबत में था और मैं जर्नली एक टाउट बन के तो टेलीविज़न पर बैठ के इस तरह की सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहरहाल अगर हमारे ये दोस्त सोचते तो शायद ये इतनी दूर ना निकलते, ये कुछ ज़्यादा दूर निकल गए। अच्छा, इससे पहले कि बात आगे जाए, आपको वो मैं बात सुना दूँ, वो जो नज़म चल रही है इस वक्त, चैचा वर्दी लौंदा क्यों नहीं, पेंशन लै ते घर नूं जा, कि हमारी जान छोड़ें, पेंशन लें और घर जाएं। अच्छा, ये नज़म बहुत वायरल हुई है, लोग समझ रहे हैं कि ये फील्ड मार्शल साहब के बारे में है, ऐसा नहीं, लेकिन है भी। उसकी वजह यह है कि ये जो नज़म है ये हमें हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त ने बताया कि जब वुकला तहरीक चल रही थी परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ, तो ये नज़म बनवाई गई और इसको प्रमोट किसने किया? मोहसिन नकवी साहब के चैनल ने। ये हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, मीडिया से रिलेट करते हैं, लाहौर से। उन्होंने हमें बताया कि हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ तब होता था। उनका क्लेम है ये, जाहिर है वही मोहसिन नकवी साहब ही इसकी हकीकत बता सकते हैं कि क्या है। वो कहते हैं मोहसिन नकवी साहब तो उन दिनों क्योंकि मोटरसाइकिल वगैरह या गाड़ी छोटी मोटी पर फिरते थे, तो उनके ज़ुम्मे ये लगा था कि इस नज़म को प्रमोट करें, तो इस नज़म को वो प्रमोट करते थे। आजकल तो वो राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, या चलें दायां पाँव हैं या बायां पाँव हैं, जो भी आपने कहना है, या कोई और भी ऑर्गन हो सकते हैं वो दायां बायां। लेकिन कहने की बात यह है कि आजकल तो बड़े करीब हैं, लेकिन ये जो चैचा वर्दी लौंदा क्यों नहीं, ये उन्हीं की आप कहें कि कंट्रीब्यूशन है, उन्हीं के तावन से आज आप ये फील्ड मार्शल साहब के सामने पेश कर रहे हैं सारी कौम, और इन्जॉय करके लोग सुन रहे हैं। अच्छा जी, आगे जो बात आपसे करनी है क्विकली, वो ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब के साथ शर्मनाक वाक़या पेश आया है। शर्मनाक वाक़या तो उनके साथ ये पेश आया कि एआई की एक वीडियो, पहले तो शर्मनाक वाक़या पेश आया, जाहिर है पाकिस्तान के साथ, वो उसके बाद ख्वाजा आसिफ के साथ। वो वाक़या ये कि हमारे जो जर्नली टाउट हैं, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन से तवज्जो हटानी थी। इमरान खान की हमशीरा का इंटरव्यू याल्दा हाकिम, वही याल्दा हाकिम जिसके हाथों एक दफ़ा पहले भी ख्वाजा आसिफ बेइज्जत हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ ने फैसला किया कि मैंने एक दफ़ा फिर उनके हाथों बेइज्जत होना है। ये कौन सी वाली याल्दा हाकिम है? वही हैं जिनके शो पर ख्वाजा आसिफ ने ये कहा था कि ये दहशतगर्दों को पनाह देने, फैसिलिटेट करने वाला गंदा काम हम पिछले 30 साल से कर रहे हैं। याद है आपको वो इंटरव्यू? वो याल्दा हाकिम है स्काई न्यूज़ के लिए। अब उनको इंटरव्यू दिया इमरान खान साहब की बहन ने, नॉर्मल इंटरव्यू था जहां अपने भाई के हकूक़ की उन्होंने बात की। अब जर्नैली टाउट जो हैं, या जो मुश्ताक आंखें या दूसरे साबान बैठे हुए हैं ISPR में और दूसरी जगहों पर, वो कोई ढूंढ रहे थे मटेरियल, यार किसी तरह नोटिफिकेशन और फील्ड मार्शल और चैचा वर्दी लौंदा क्यों नहीं, इससे सोशल मीडिया को हटा के किसी और तरफ लेके जाएं। तो उन्होंने AI से, आजकल आपको पता, जैसे मैं बोल रहा हूँ AI से आप बना सकते हैं, मैं कोई और बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ही अपने, आप कह सकते हैं मैं अपने खिलाफ बात कर रहा हूँ, AI से ये भी करवाया जा सकता है। तो लेकिन पता चल जाता है, थोड़ी सी भी आप में अकल हो तो पता चल जाता है। अभी AI वहाँ नहीं पहुँची कि आप देखकर उसे डिपिक्ट ना कर सकें, लेकिन अगर आप अपने होश में हो, तो अगर आपने पानी ज़्यादा पिया हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। अब वो AI से बड़ी भोंडी किस्म की उस पर डबिंग करके तो उसको उसमें ऐसी बातें कर दी जो इंटरव्यू में नहीं थी, बहुत ही मायूब सी बातें उस इंटरव्यू की जारी कर दी AI से बना के। अब ख्वाजा साहब ने उसके ऊपर ट्वीट दाग दिया। अब याल्दा हाकिम ने आगे, जाहिर है, फिर पूरी दुनिया को बताया कि ये AI की फेक वीडियो है, और फिर पूरी दुनिया ने जो लितर फेरा वहाँ पर ख्वाजा आसिफ साहब को ट्विटर के ऊपर कि ये पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, और ये एक, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये सारे ही पढ़े लिखे नहीं है, कोई डिग्री शिग्री ले लेने से सिर्फ बंदा पढ़ा लिखा तो नहीं बन जाता ना। दूसरा, ये कोशिश नहीं करते, उनको पता ही नहीं AI है, और रात को वैसे ही अन्ने हुए होते हैं नींद से, आपने ऐसे ही समझ लिया कि रहेंगे किस चीज़ के लिए, वो पानी शानी ज़्यादा पीते होंगे, फिर उम्र का भी तकाजा है। मुझे लगता है कि बाथरूम में बैठ के ट्वीट इस तरह के लिखते हैं, इतने गंदे ट्वीट बाहर से तो इंसान लिख नहीं सकता। दूसरी, इनके बारे में ये भी अफवाह है कि ये जो इनसे ट्वीट करवाया गया था कि नोटिफिकेशन हो जाएगा, ये जर्मनी में थे और वहाँ चौधरी के बंदे इनके होटल पहुँचे। बातें तो उसमें लोग बहुत कहते हैं कि फिजिकल भी हुए, लेकिन मेरे ख्याल में वो बकवास है, कोई इस तरीके से फिजिकल होने वाली बात नहीं होगी। फिजिकल क्यों होना? फिजिकल तो अब तब होते हैं जब कोई बंदा बात मानता नहीं, ये तो मान लेते हैं बात उनकी सारी। तो जो ख्वाजा साहब हैं उनको फिर एम्बेसी ले जाया गया, वहाँ बिठाकर चौधरी के नुमाइंदों ने उनसे वो ट्वीट करवाया था कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ लंदन में थे, कोई हाथ ही नहीं पकड़वा रहा था कि नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं, और इसमें स्टेटमेंट दो ही लोगों ने देनी थी, तो काम बनना था, या वज़ीर आज़म ने या डिफेंस मिनिस्टर ने। तो ये क्लेम किया जा रहा है, मुझे नहीं पता इस क्लेम में कितनी हकीकत है, ये सोशल मीडिया के ऊपर ये क्लेम रिवान दवा है, इसलिए इसको अफवाह ही ट्रीट करें कि ख्वाजा आसिफ साहब को बर्लिन के अंदर ज़बरदस्ती या उनकी मंशा नहीं थी, फिर भी उनको सफारत खाने में ले जाकर वहाँ से उनसे ट्वीट करवाया गया। अब आखिर पर आपके सामने जो बात रखते हैं वो ये है कि जो अगले मोर्चे हैं उनके ऊपर कुछ लोगों की ड्यूटियां बहुत सख्त लग गई हैं। एक तरफ तो हमारा ये तज्जिया है, मुशाहदा है, एक तरफ नून लीग ने अगले मोर्चों पर जो उनकी अपनी
आप हवालदार कह लें, आप मेजर कह लें, जो भी कहना है आपने, आसमा शराजी साहबा नून लीगी फोर्स की, वो उन्होंने अगले मोर्चे पर भेजी है। लांस नायक अबसार आलम को भेजा है। तो दूसरी तरफ से चौधरी साहब ने भी पूरी प्लाटून भेजी है और उसमें भी जितने भी सूबेदार, नायब सूबेदार सारे लगे हुए हैं। मुनीफ फारूक ने कहा नोटिफिकेशन का तो मसला ही नहीं, नोटिफिकेशन हो चुका है, आ रहा है। जो रावी है वो कह रहा है कि नोटिफिकेशन हो चुका और बस आ जाएगा। ये 3-4 दिन से वैसे यही कह रहे हैं। और रावी तो यहाँ तक चला गया बेचारा कि GHQ के अंदर ज्वाइंट सर्विसेज ने असल में रिहर्सल भी कर ली है और ज्वाइंट सर्विसेज जो हैं वो देंगी, आप यही गार्ड ऑफ ऑनर कह लें या सलामी होगी, उस सलामी की रिहर्सल हो रही है। बड़ी लंबी रिहर्सल हो रही है, देखिएगा कहीं 2000 जो है ये कहीं 27 में ही रिहर्सल पूरी ना हो सलामी की। तो वो कह रहे हैं अभी रिहर्सल होती जा रही है। तो जैसे ही उसकी सारी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, रिहर्सल जो हो रही है वो ख़त्म हुई सलामी देने की, तो फिर फील्ड मार्शल साहब को GHQ में बुला के उनको सलामी दी जाएगी। साथ ही साथ जेदा जी कह रहे हैं, हमारे जावेद चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कि हुकूमत फॉर्म 47 पे आई हुई है, इनकी 17 सीटें हैं, ये वज़न उठा ही नहीं सकते, नोटिफिकेशन इनको करना ही पड़ेगा। उसके साथ ही तलत हुसैन साहब भी जर्नैली टाउटी बन के सामने आए हैं। वो कहते हैं बड़ा घामड़पन किया और गलत किया है और ये करना ही पड़ेगा। तो एक घमसान की जंग और कहीं चल रही है कि नहीं चल रही, लेकिन मीडिया में अपने अपने टाउट जो हैं वो मैदान में उतारे हुए हैं और वो अपना अपना बयानियां दे रहे हैं। आसमा शराजी कह रही हैं कि मामलात बहुत ख़राब हैं। वो तो यहाँ तक चली गई कि नवाज शरीफ असल में इमरान खान को रिहा करवाना चाहते हैं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मतलब ये है कि जो टाउटगिरी है, ये मेरा तजिया है, जाहिर है मेरा ओपिनियन है, उनको पता होगा वो क्या कह रही हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि टाउटगिरी जो है वो तमाम हदें क्रॉस कर रही है दोनों साइड की। दोनों साइड को वक्त पड़ा हुआ है, मामला ही इतना बुरा है और उलझा हुआ है कि किसी को नहीं पता कि इसको डिफेंड कैसे करें। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।